Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। आज हम T20 वर्ल्ड कप की ज़रूर बात करेंगे क्योंकि डेफिनेटली अब उसी की बात हमने करते रहना है। और पाकिस्तान की बात करेंगे जो आज तकरीबन 6 बजे अपना दूसरा वार्म अप मैच खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका से। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग और बैटिंग में हमें बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन नज़र आए और थोड़ा सा ये आइडिया भी मिल गया कि प्लेइंग 11 को हम कैसे देखते हैं और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं प्लेइंग 11 की, क्योंकि बड़ा एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। क्योंकि पाकिस्तान का जो मुकाबला है रवायती हरीफ भारत से वो 24 को है और उसके बारे में सब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होंगे, पाकिस्तान किस बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएगा, पाकिस्तान क्या बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाएगा और क्या हमें देखने को मिलेगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ परफॉर्मेंस देखें, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज हमारा दूसरा वार्म अप गेम है, बट ये वार्म अप गेम और जब आप इंडिया के साथ खेलें तो सारी चीज़ें तकरीबन आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि बाबर आजम एज ए कप्तान बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो हमने इस पर भी ज़रूर थोड़ी सी बात करनी है। इसकी अगर हम इसके अलावा बात करें तो राउंड 1 के मैचेस जारी हैं। हमने कल देखा कि ओमान और बांग्लादेश का मुकाबला था। बहुत से लोग तकरीबन ओमान के साथ थे और लग रहा था कि वो ये मैच जीत जाएंगे, चेस कर लेंगे टारगेट, बट डेफिनेटली एंड में को कोलैप्स नज़र आया। स्कॉटलैंड की बात करें तो उन्होंने पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त दी, उन्होंने अपनी जगह तकरीबन कंफर्म कर लिया है। और इस फॉर्मेट को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो हम ये ज़रूर समझेंगे क्योंकि जो राउंड 1 की जो ग्रुप ए की टॉप टीम है और जो ग्रुप बी की जो सेकंड टीम है उन्होंने एक ग्रुप में आना है और वाइस वर्सा जो दूसरे ग्रुप की टॉप टीम और इस पहले ग्रुप की दूसरी टीम है उन्होंने दूसरे ग्रुप में जाना है। तो हमें मोस्ट प्रॉब्ली स्कॉटलैंड या बांग्लादेश में से एक मिलेगी और जो दूसरी टीम हमारे ग्रुप में आ सकती है वो होगी श्रीलंका, और जो दूसरी साइड पर हम टीम देखेंगे कि वो उनकी बी टीम से आती है या आयरलैंड प्रॉबेबली। तो हमने ये ज़रूर एनालाइज करना है कि उस ग्रुप में कौन सी दो टीम्स जो हैं वो जगह बनाएगी जब हम बात करते हैं मेन ग्रुप की जो सुपर 12 में एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 टीम्स ईच एक ग्रुप में और 2 टीम्स ने आगे जाना है। इसके बाद चैंपियंस लीग की बात करेंगे। चैंपियंस लीग फुटबॉल की एक अच्छी हमने देखी कि नाइट रही, बहुत से अच्छे मुकाबले में देखने को मिले। हाफ टाइम तक भी बहुत अच्छे मुकाबले हो रहे थे, चाहे आप लिवरपूल की बात करें या किसी और टीम की, तो बहुत से एक्साइटमेंट हमें नजर आई। और फुटबॉल पर हम डेफिनेटली बात करेंगे और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी जिसके मैचेस शुरू हो चुके हैं उस पर भी हम बात करेंगे और डेफिनेटली अपडेट भी ले लेंगे कि डे के एंड तक जाने तक क्या अपडेट थी वो भी आपके साथ 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 शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारा पैनल मौजूद है, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आज तो एनर्जी जबरदस्त है। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है आप लो हैं थोड़ी सी। हाँ, बस मैं तो कब से मंगाई है ग्रीन टी। और इसके साथ है जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हूँ, बस पानी की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत है, पानी और ग्रीन टी की ज़रूरत है गेस्ट को, वो तो आ ही जाएगी। अच्छा, क्योंकि मैंने बात की कि पाकिस्तान का आज मुकाबला है साउथ अफ्रीका से जो कि दूसरा वार्म अप फिक्सचर है। पहले वार्म अप फिक्सचर में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी थी, उस पर एक हमारे पास रिपोर्ट है, उसको देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और फिर हम उस पर बात जारी रखें। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शामिल टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने 7 विकेटों से फतह अपने नाम कर ली। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो इनिंग्स का आगाज लेंडल सिमंस और फ्लेचर ने किया। ताहम ओपनर्स खास कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सके और 1 डाउन आने वाले क्रिस गेल भी सिर्फ 20 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। कौमी क्रिकेट टीम की शानदार बॉलिंग के बायस सिर्फ 63 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए। बाद में आने वाले खिलाड़ियों में सिर्फ हिटमेयर और केरन पोलार्ड के दरमियान शराकत कायम हुई, जिसके बायस वेस्ट इंडीज की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 130 रन ही बना सकी। Now again, drags it on the onside for another one. Oh, picks up his man off of the ग्रीन शर्ट्स ने 131 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने भी पहले ही वार्म अप मैच में निफ सेंचुरी जोड़कर टूर्नामेंट का जाहरियाना आगाज कर दिया, जबकि शोएब मलिक 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच की सबसे खास बात फखर जमान की उम्दा बैटिंग थी, जिन्होंने 24 गेंदों पर 46 रन की आउट क्लास इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को जीत से हमकिनार करने में अहम किरदार अदा किया। जी, ये था वो वार्म अप मैच जिसकी हम बात कर रहे थे और आज दूसरा मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जना, आप एग्री करती हैं कि मैच की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें नजर आई वो फखर जमान की जारहाना इनिंग्स थी?
फ़खर ज़मान ने अपना वो प्रूफ किया है। बहुत से लोग समझ रहे थे उनको टीम में रिजर्व्स में थे, वहाँ से कमबैक किया और मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान का होना एक और लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट है, तो जो पहली उनकी चैम्पियंस ट्रॉफी की एक इनिंग्स जिसके ऊपर बहुत से मैचेस उन्होंने खेले, तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड आई थिंक सबके दिमाग में होगी। तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि फ़खर ज़मान फॉर्म में नज़र आए, रन्स किए, पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आता है कि हैदर अली को भी किसी तरह इस 11 का हिस्सा हो जाए ताकि हमारी एक्सप्लोसिव हो जाए बैटिंग। बट बड़ा अच्छा लगा कि फ़खर ज़मान ने जिस तरह की बैटिंग की। अगर उसको आप एडजस्ट कराना चाह रही हैं फिर तो हमें यही वाइब आ रही है कि आप हफीज़ और मलिक में से एक को खिलाना चाहती हैं। मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर आपको क्योंकि हैदर की भी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, पर्पल पैच है उनका और मैच विनर है, नज़र आता है और बहुत मैच्योर हो गए हैं। पहले एक ही गियर में खेला करते थे बस हिटिंग की, पर अब स्ट्राइक रोटेशन बड़ी ज़बरदस्त हो गई है हैदर की। तो देखना होगा किस वक्त टूर्नामेंट के किस फेज़ में वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, पर अच्छी सॉलिड टीम लग रही है। हसन, नंबर्स के सितारे क्या कह रहे हैं? ये फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस है नेशनल T20 में उस तरह की फॉर्म में नहीं नजर आए, तो आते ही इतने एग्रेसिवली। हाँ, ये एक तो ऑब्वियसली जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस मिला, फिर अगेन जो स्टार्ट मिला रिजवान और बाबर से, मतलब आपको हमेशा पहले 5 ओवर अच्छा मिलेगा। फ़खर का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो हमने इस मैच में भी देखा जब वो हेडन वॉल्श के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे कि लेग स्पिन के अगेंस्ट, लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट जो अवे टर्निंग स्पिन है, क्योंकि बाकी सब 1 to 7 पाकिस्तान के राइट हैंडर्स हैं, तो वो वहाँ पे उसका एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। एंड ही वाज गुड अगेंस्ट हेडन वॉश। जो दूसरी चीज़ है, जैसे सना ने कहा इंडिया वाले मैच के बारे में, तो फ़खर के दैट इज़ कि मतलब वो टेक्निकली वो कोई टेक्स्ट बुक बैट्समैन या इस तरह करके नहीं है, लेकिन टेम्परामेंटली उसके ऊपर बहुत कम डाउट्स हैं। और इसका मतलब डोमेस्टिक में भी अगर आप देखें तो आई थिंक 10 या 11 दफ़ा वो सेमीफाइनल फाइनल खेले, 50 ओवर क्रिकेट के 60 की उसमें एवरेज है उनकी, और T20 के भी जो सेमीफाइनल्स फाइनल्स खेले उनमें 40 की एवरेज है उनके, लाइक 140 के करीब का स्ट्राइक रेट उनका हमेशा रहता है। बट ही इज़ समवन जो कि अगर डोमेस्टिक के ओवरऑल नंबर्स देखें और उसको मवाजना करें उनके नॉकआउट नंबर्स के साथ, तो वो हमेशा अपनी गेम जो है वो रेज अप करते हैं इन बिगर मोमेंट्स। सेम चीज़ अब हम सब इंडिया वाला मैच तो याद रखते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सेमीफाइनल जो इंग्लैंड वाला था उसमें भी उन्होंने 50 की थी। तो ही इज़ समवन जो कि जब हम बात करते हैं कि जब प्रेशर आए, जब इस तरह की सिचुएशन है, जब इट्स डू और डाइट्स मतलब कि नॉकआउट सिचुएशन है, उस तरह की सिचुएशन में कई प्लेयर्स होते हैं दे विल्ड अंडर दैट प्रेशर, कई प्लेयर्स होते हैं दे एम्ब्रेस दैट प्रेशर। तो फ़खर का एटलीस्ट जो डोमेस्टिक पे भी और इवन पाकिस्तान में भी हिस्टोरिकली जो उनका रिकॉर्ड, राइट, ही इज़ समवन जो कि उस तरह के प्रेशर में एक्सेल करता है, तो वो उनका एक एडवांटेज होगा। आई एग्री विद सना कि मतलब हैदर का कहीं ना कहीं से आपको फिट करना चाहिए, लेकिन फिर वही मसला आ जाता है कि आपके ऑलरेडी जो टॉप 4 ये वाला मैच खेलें प्लस हैदर प्लस टू एन एक्सटेंट इवन मलिक, एवरीवन वांट्स टू बैट इन द टॉप 3 टॉप 4 के नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग खेलें, लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश करें। तो लाइक वो एक डिलेमा है और आई डोंट एनवी पाकिस्तान के कप्तान कोच वगैरह जो हैं जिनको ये सॉर्ट आउट करना होगा। पर अच्छा डिलेमा है, हाँ, you have the options। हाँ, ऑप्शंस तो हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है जहाँ पर हम देखते हैं कि रिजवान और बाबर ओपन पर आए, बाबर तो खेलते ही रहे थ्रू आउट, उन्होंने भी 50 किया, रिजवान उतना उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह हम चाह रहे थे। तो अच्छा है कि इंस्टेड के पाकिस्तान जो है वो डिफेंसिव रोल पे चले जाए, फ़खर 3 पर आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक मोहम्मद रिजवान के जो पिछले 2 साल हैं उसकी बेस पे आप उनको एक मैच की बेस पे तो हम कुछ जज कर ही नहीं सकते, जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है। आई थिंक अब इस पेयर को इस टाइम पे डिस्टर्ब करना यानी पूरी टीम को डिस्टर्ब करने के बराबर है, क्योंकि पहले ही इस टीम में बहुत चेंजेस आ चुकी हैं, चाहे वो पॉजिटिव चेंजेस हों, जो भी चेंजेस हों, बट वर्ल्ड कप के इतने करीब पहले ही इतनी चेंजेस है कि इस पेयर को मेरे नज़दीक तो अभी फ़िलहाल नहीं छेड़ना चाहिए। और इसके मुताबिक अब आपको बाकी अपने मिडिल को सेट करना है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी आपका पूरी तरह से सेट नहीं है, तो जहाँ जो चेंजेस करनी है आप मिडिल में चेंजेस करें। इस जो एक चीज़ अच्छी चल रही है इसको चलते रहने देना चाहिए। और बहुत ही अच्छी ओवरऑल रिजवान की परफॉर्मेंस रही है, बाबर की परफॉर्मेंस रही है, और इम्पॉर्टेंट होगा पाकिस्तान टीम के लिए, जैसे हसन ने भी कहा, फ़खर का भी आना इस टाइम पे, क्योंकि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, तो वो भी एक स्ट्रेंथन करता है पाकिस्तान की टीम को। बिल्कुल, स्ट्रेंथ तो हम देखेंगे कि स्ट्रेंथन भी होती है, बट हसन डाउन दी ऑर्डर फिर ऑब्वियसली वो सिचुएशन ऐसी थी कि तकरीबन सारे ही मारने की कोशिश कर रहे थे, हफीज़ आउट हो गए तो मलिक ने आके मैच फिनिश कर दिया, मुझसे नीचे हम बैटिंग ऑर्डर देख नहीं पाए। ऑब्वियसली हमें लग ही रहा था कि मलिक के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आसिफ अली ऑप्शन होंगे। आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन? वो जो 11 खेल रही थी उसमें प्रीटी मच यही ऑप्शन थी कि उसके बाद आसिफ शादाब इमाद नहीं होना था। आई थिंक जो एक चीज़ आज के मैच में पाकिस्तान ट्राई कर सकता है कि अगर सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आए तो आपके जो ऑलराउंडर्स हैं और आसिफ एंड इवन हफीज़ को ज़्यादा आप मतलब बैटिंग प्रैक्टिस का मौका देंगे। यू डोंट नीड फ़खर के, मतलब कि अगर उसकी ये फॉर्म लगी हुई है
तो ही डजंट नीड टू बैट टुडे, या अगर उसका नेट्स में जो चल रहा है वो खैर वो तो टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। जो एक चीज़ देखनी होगी, हमने पहले मैच में देखा कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे, शादाब ने आई थिंक 2 कराए, इमाद ने 3 कराए, हफीज़ ने 3 कराए, वो उन 8 ओवर्स में 3.5 से भी कम का औसत था। अब ऑब्वियसली हम सना को ये अंदाज़ा, ICC एकेडमी की जो पिच है दैट्स नॉट द सेम एज जो दुबई स्टेडियम की पिच होगी फॉर इंस्टेंस, लेकिन सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, और स्पिन का वो जो एक कंटेनिंग रोल है पाकिस्तान के लिए वो आपको वाज़ेह दिखाई दे रहा था। तो इसलिए आज अगर पाकिस्तान खेले तो व्हाट आई वुड वांट इज़ कि पाकिस्तान बाद में बॉलिंग करे, ताकि वही स्पिन अटैक विद ड्यू तो होगी, वो तो जनरली आप दुबई शारजा में देखते हैं। तो और वो मतलब ICC एकेडमी की जो फील्ड है दैट्स एन ओपन फील्ड, तो ड्यू वैसे भी आती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा टेस्ट मिले, थोड़ी सी प्रैक्टिस मिले। कई दफ़ा हम देखते हैं आपके जो मैचेस हैं, जो मेजॉरिटी मैचेस होंगे वो नाइट गेम्स हैं, तो फिर एट सम पॉइंट बेशक आप पहले बॉलिंग करें या स्पेशली अगर आप बाद में बॉलिंग करें, स्कोर डिफेंड करें, वहाँ पे आपको ड्यू के साथ खेलना पड़ेगा। तो दैट इज़ वन थिंग आई फील है कि पाकिस्तान को आज का मैच ये दिन खेलने देखना चाहिए कि जी हमने जीतना है, या मतलब कि किसकी अपना बैटिंग सिनेरियो बेस्ड कर लें इसको। नहीं, वो तो साउथ अफ्रीका सिनेरियो बेस्ड आई थिंक 21 या 22 को वो मतलब आगे पीछे 1-2 दिन जो आप उनके ट्रेनिंग के होंगे उसमें वो आपस में करेंगे। यहाँ पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी एक कंपेटिटिव वो एक वार्म अप गेम खेलने की कोशिश कर रही होगी, सिनेरियो में वो प्रेशर नहीं होता, वो मतलब कि एक कंपेटिटिवनेस नहीं होती जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। अब अगर आज आप फर्नांडोसन के खिलाफ या डेविड मिलर के खिलाफ अगर बॉलिंग करने आ रहे हैं, दे ऑल्सो वांट टू गेट इनटू फॉर्म, तो आपके स्पिनर्स अगर वहाँ पे ड्यू से बॉलिंग कर पाएंगे तो फिर गोइंग फॉरवर्ड रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में भी उनको फ़ायदा होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपने साउथ अफ्रीका की बात की, मैं जल्दी से एक सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर हम बांग्लादेश ओमान पर भी जाएंगे। हसन, फाफ की कमी साउथ अफ्रीका को, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि हम देख रहे हैं कि फाफ ये वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। मेरी एक साउथ अफ्रीकन से बात हो रही थी और वो कह रहा था कि वो शायद एक 11 बना सके साउथ अफ्रीका की, जो कि इस वर्ल्ड T20 पे नहीं गई, जो साउथ अफ्रीका के इस 11 को हरा सके। मतलब राइली, आपने फाफ की बात की, लोग समझ रहा है कि राइली रसो, AB डिविलियर्स तो ऑब्वियसली वो है, बट फाफ का ना होना कंसिडरिंग के फाफ स्टार्ट ऑफ दिस ईयर रिटायर हुए फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, वहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब उन्होंने अपनी सारी प्रैक्टिस, सारी नेट, सारी ट्रेनिंग, सारी अपनी फिटनेस, अपना सारा गेम प्लान जो है T20 के लिए डेवलप करना है। और हमने देखा है दुनिया भर में कि स्पेशली अपनी लेट 30s में जाके कितने प्लेयर कितना सक्सीड करते हैं। इसकी सबसे ऑब्वियस एग्जांपल शेन वॉटसन है। मतलब वंस उन्होंने बड़े फॉर्मेट छोड़े थे बिकॉज आपकी फाउंडेशन जो है बड़े फॉर्मेट्स की बनी हुई है। अब लेकिन आपको ट्रेनिंग में, नेट्स में उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना बिकॉज वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बट आपकी वो फाउंडेशन 10, 15, 20 साल क्रिकेट खेल के वो बनी हुई है। अब आपको बस नई चीज़ें ऐड करनी है। तो फाफ, आई फेल्ट लाइक कि जब वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए पाकिस्तान सीरीज़ के बाद, फाफ वुड बिकम अ बेटर T20 प्लेयर देन ही वाज इवन बिफोर दैट, और जो इस साल उन्होंने IPL में दिखाया। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा होता है कि क्रिकेट बोर्ड्स को, टीम मैनेजमेंट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि T20 में स्पेशली बैटिंग में आपके पास, अब पाकिस्तान जो खेल रहा है, एक 39 ईयर एक 40 ईयर ओल्ड खेल रहा है, आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। लेकिन आई फील लाइक कि आपके पास 1, 2, 3 ऐसे, यूजुअली 2 ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो कि मतलब कि इस तरह की सिचुएशन, हर तरह की सिचुएशन से गुजरे हों और इस तरह का प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। और अगर कहीं पे ऐसा प्लेयर हो जो मतलब मार भी सकता हो और कहीं पे रोटेशन की जरूरत हो वो भी कर सकता हो, और एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे इस तरह के टूर्नामेंट में बड़े मोमेंट पे बड़ा मैटर करता है। डेफिनेटली। सना, बॉलिंग के जल्दी से बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। जैसे कि हसन ने कहा कि स्पिनर्स ने अच्छा इकोनॉमी रेट रखा, एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि फास्ट बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग की, बट एंड में थोड़ी सी स्ट्रगल, जिस तरह हारिस रऊफ को जो मार पड़ी, शाहीन शाह अफरीदी भी थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। तो लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं इंडिया का कंपैरिजन करूं उनके वार्म अप फिक्सचर में, तो उनके फास्ट बॉलर्स भी तकरीबन 7 से ज़्यादा की इकॉनमी पे बॉलिंग करते हैं, उनको भी मार पड़ी थी। तो किस तरह हम देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स इंडिया के खिलाफ स्पेशली मैच में, 7 की इकॉनमी बुरी नहीं है इंडिया के बॉलर्स की। जो आप बात करें 10 की इकॉनमी थोड़ी सी इन पिचेस पे हमें देखना पड़ेगा। शाहीन नई बॉल से जो अच्छी चीज़ थी कि विकेट ली, पर शाहीन भी पिछले कुछ अरसे से ज़रा एक्सपेंसिव रह रहे हैं, और हारिस का तो हमेशा से था वो एक्सपेंसिव होके ही विकेट्स ले रहे हैं। तो हमें इन दोनों में से किसी एक के रन्स तो कम से कम होने। तो मैं हसन की बात से एग्री करूंगी कि एक तो हम लोगों को अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में इस प्रैक्टिस मैच को खेलना चाहिए। हमने पिछला मैच चेस किया, अब हमें टारगेट सेट करना चाहिए बैटिंग में, और बॉलिंग में बाद में करनी चाहिए। स्पिनर्स को उस ड्यू फैक्टर में काम करना चाहिए। और मैं बुरा नहीं मनाऊंगी अगर वसीम जूनियर को भी इस मैच में जिस भी रोल में आप देखते हैं कि कल को वो मैच खेल सकते हैं, क्योंकि इमाद नया बॉल
उसको मज़ीद प्रैक्टिस देने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है वो नया बॉल कितना अच्छा करता है। तो शाहीन के साथ आप मोहम्मद वसीम जूनियर से भी स्टार्ट ले सकते हैं, जस्ट टू सी कि वो कैसा करता है स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आगे जब मैचेस आएंगे, जब भी चेंज होगी तो ज़्यादातर चेंज फोर्स चेंज होगी, क्योंकि पहली जो 11 आप उतारते हो, अपनी बेस्ट 11 उतारते हो, तो उस फोर्स चेंज के टाइम आप चाहेंगे कि जो भी प्लेयर बाहर बैठा है उसका कॉन्फिडेंस हाई हो और वो इस चेंज में जब आए तो वो उसको परफॉर्म करे। तो आई थिंक ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली हम लोगों को देख के इस मैच को खेलना पड़ेगा। बिल्कुल देख कर खेलना पड़ेगा। और अगर हम बात करें लास्ट नाइट की इनकाउंटर की, तो ओमान और बांग्लादेश का बड़ा ही एक्साइटिंग मैच था। बांग्लादेश के लिए डू और डाई था, क्योंकि अगर वो ये मैच हारते तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। ओमान जो कि इस मैच को जीतकर जगह बना सकता था अगले राउंड में, बड़ा अनफॉर्चुनेट सा सिनारियो रहा कि वो उस तरह से उस टारगेट को नहीं चेस कर सके जिस तरह का अच्छा स्टार्ट उनको मिल गया था। इस पर एक रिपोर्ट है, उसको देखते हैं और फिर डिस्कशन को जारी रखें। मस्कत के अल अमारत क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 153 रन बनाकर आउट हो गई। 21 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद मोहम्मद नईम और शाकिबुल हसन ने तीसरी विकेट की शराकत में 80 रन का इजाफा किया। शाकिबुल हसन ने 42 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नईम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 64 रन बनाए। ओमान की तरफ से बिलाल खान और फयाज भट्ट ने 3-3 विकेटें हासिल की। कलीमुल्लाह के हिस्से में 2 और जिशान मकसूद के हिस्से में 1 विकेट आई। जवाब में ओमान की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 127 रन बना सकी। 80 के स्कोर पर ओमान के सिर्फ 2 बैटर आउट थे। लेकिन बाद में आने वाले बैटर्स नुमाया स्कोर न कर सके। ओमान की जानिब से सिर्फ 4 बल्लेबाजी डबल फिगर तक पहुंचने में कामयाब हुए। जतिंदर सिंह ने 33 गेंदों पर 40 रन बनाए। काशियाब प्रजापति ने 21, मोहम्मद नदीम ने नॉट आउट 14 और जिशान मकसूद ने 12 रन स्कोर किए। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 विकेटें हासिल की। सैफुद्दीन और मेहदी हसन के हिस्से में 1-1 विकेट आई। जी, आपने देखा जहां पर ओमान इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई और उस तरह से अपनी जगह नहीं बना पाई वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली एक थोड़ा सा सिनारियो तो है, लेकिन एक और टीम है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने वर्ल्ड कप में जगह बनाई है, वो है स्कॉटलैंड। उनका भी मैच था पापुआ न्यू गिनी के साथ। उनके मैच को ज़रा देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ओमान में खेले गए मैच में स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 165 रन बनाए। रिची बैरिंगटन 70 रन के साथ नुमाया रहे। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 6 चौके शामिल थे। Great looking shot. Man underneath it is a spectator. मैथ्यू क्रॉस ने 45 रन की इनिंग्स खेली। Full toss, swung away. No chance for fine leg. पापुआ न्यू गिनी की तरफ से कावा मूरिया ने 4 और चैड सुपर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। That is so clean, is it? Is enough of what? And it is, pole's gone. हदफ के ताकुब में पापुआ न्यू गिनी की टीम 19.3 ओवर्स में 148 रन बनाकर आउट हुई। नॉर्मन वानवा ने सबसे ज्यादा 47 रन स्कोर किए। That's been Garriga straight back. स्कॉटलैंड की तरफ से जॉश डेवी ने 4 विकेटें हासिल की। Gloved it. शानदार बल्लेबाजी पर रिची बैरिंगटन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। स्कॉटलैंड की इवेंट में ये मुसलसल दूसरी कामयाबी है, जबकि पापुआ न्यू गिनी की टीम दोनों मैचेस हारने के बाद ग्रुप बी में आखिरी नंबर पर मौजूद है। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जी, आपने देखा कि हमने बात की दोनों मैचेस की, एक रिपोर्ट भी हमने देख ली है और अब इस पर डिस्कशन थोड़ी सी करते हैं। हसन, पहले तो मुझे और आपको दोनों को लग रहा था कि शायद ओमान ये टारगेट चेस कर जाए, लेकिन वो आप ऑफ एयर मेरे से बात कर रहे थे शो से पहले कि वो शायद वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। हाँ, एक दफ़ा इवन द 150 का टारगेट था, दे हैड रियली गुड स्टार्ट। 10 ओवर्स पे भी उनका आई थिंक 70 पे 2 था, 9 से नीचे रन रेट था। वहाँ पे स्पेशली पहले जब प्रजापति आउट हुए, वहाँ पे जिशान इज समवन जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, इज द कैप्टन ऑफ द टीम। उनकी और
जतिंदर की जो पार्टनरशिप थी दैट वाज द की। वो अगर इवन 2 और ओवर्स निकाल जाते तो फिर सिचुएशन और डिफरेंट हो जाती। लेकिन वहाँ पे शाकिब और स्पेशली मेहदी ने जिस तरह से कंट्रोल किया रन रेट को, जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाला, इवन लाइक 6-7 ओवर्स जब रह गए थे तब भी 9 पर ओवर ही चाहिए था, विच इज़ लाइक इन मॉडर्न T20 क्रिकेट एनीथिंग सिंगल फिगर्स में तो जनरली प्रॉब्लम नहीं होता। वहाँ पे आई फेल्ट लाइक कि वो प्रेशर खा गए कि 9 पर ओवर बेसिकली मीन्स यू नीड 1 बाउंड्री पर ओवर। लेकिन उन्होंने जिस तरह के शॉट्स मारे उससे ऐसे लग रहा था दे वर ट्राइंग टू कि वो चेस करें 12-13 फी ओवर के हिसाब से। और वो मतलब जब ऐसी सिचुएशन हो, यू आर सो क्लोज टू दैट विक्ट्री, वो और ऑब्वियसली द पिच वाजंट मतलब इतनी हेल्पफुल भी नहीं थी। हमने पहले देखा बांग्लादेश का भी शाकिब भी स्टार्ट में स्ट्रगल किए, नईम भी स्टार्ट में स्ट्रगल किए, सिर्फ जो बैट्समैन सेट हुआ उसी ने मारा। जतिंदर का भी आई थिंक पहली 20 बॉलों बाद 100 से कम स्ट्राइक रेट था, उन्होंने भी उसके बाद ही मारा। थ्रू आउट द गेम हमने देखा कि आते ही मारना इतना आसान नहीं था। तो उस सिचुएशन में जब वो उनकी बैक टू बैक और स्पेशली जब शाकिब ने जतिंदर को आउट किया तो उसके बाद जो है आई फेल्ट लाइक कि वो हर प्लेयर आके शुरू में मारने की कोशिश कर रहा था, या अगर मारने नहीं जा रहा था तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी नहीं हो रही। बिल्कुल सना, मैं आपसे पर्टिकुलरली ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगा कि बांग्लादेश बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस है। आई अंडरस्टैंड कि डू और डाई सिचुएशन भी है, मैच तो वो जीत गए हैं, बट यहाँ से आगे इस मोमेंटम को कैरी करना बड़ी टीम्स के खिलाफ ऐसे लो कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा मुश्किल हो सकता है। जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है ना, वो लीडरशिप की में मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कैप्टन फ्री हैंड नहीं होता जिस तरह कैप्टन के पास। अब कल भी जो ओपनर नईम खेले वो सुनने में ये आ रहा था कि वो नहीं खिलाना चाह रहे थे कैप्टन, पर मैनेजमेंट ने खिलाया। 2 के वो बड़ा पॉजिटिव खेले, 60 रन्स बनाए और टीम के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। बट जब कैप्टन ऑन ग्राउंड डिसीजन मेकिंग में नहीं होता तो ना वो प्लेयर्स की रिस्पेक्ट ले सकता है, ना वो प्लेयर से परफॉर्मेंस ले सकता है, क्योंकि प्लेयर्स भी फिर आधे बाहर मैनेजमेंट की सुन रहे होते हैं। सो ये बड़ा मसला होता है कैप्टन के लिए, इसलिए ये गेम कैप्टन की है। जिस टीम में स्ट्रॉन्ग कैप्टन होंगे ना उनकी परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी। तो इसमें एक ओवरऑल जो मैनेजमेंट, कोच और कप्तान, इनकी फ्रिक्शन जो है, हमने पिछले भी जिम्बाब्वे की भी टेस्ट में देखा कोच नाराज़ होकर निकल गए। तो ओवरऑल आई थिंक ये जो फ्रिक्शन है ना, ये इस वक्त इस टीम को थोड़ा सा परेशान करिए। अदरवाइज प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, ये कंडीशंस भी उनको सूट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने इन कंडीशंस में हराया है अपने मुल्क में। तो ज़्यादा मसला मुझे लग रहा है कि ये जो ओवरऑल जो इंटरनल आपकी टीम के अंदर की हालात हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर जो कि हम जो अक्सर कहते हैं कि टिपिकल एशियन मामला जो होते हैं शायद ये वही हैं। इस नोट पर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो फुटबॉल पर बात करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात अब करेंगे फुटबॉल की। चैंपियंस लीग की एक रिपोर्ट है, उसको देखते हैं और फिर डिस्कशन जारी रखेंगे। यूएफए चैंपियंस लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। मैड्रिड में खेले गए मैच में लिवरपूल ने मेजबान टीम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मोहम्मद सलाह ने 8वें मिनट में लिवरपूल को बरतरी दिलाई। 5 मिनट बाद नाबे कीता ने लिवरपूल की बरतरी दुगनी की। ताहम एटलेटिको मैड्रिड के एंटोनियो ग्रिजमैन ने 2 गोल करके मुकाबला बराबर कर लिया। खेल के इख्तिताम से 12 मिनट कबल मोहम्मद सलाह ने फैसला कुन गोल करते हुए लिवरपूल को फतह दिलाई। जबकि पेरिस में खेले गए मैच में मेजबान पेरिस सेंट जर्मेन ने लिप्जिग को 2 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। खेल के 9वें मिनट में किलियन एम्बापे ने पीएसजी को सबकत दिलाई, जिसे लिप्जिग के आंद्रे सिल्वा ने बराबर किया। 57वें मिनट में नॉर्डी मिक्लेली के गोल ने लिप्जिग को बरतरी दिलाई। ताहम मेसी ने 7 मिनट के वक्फे से 2 गोल करके पीएसजी को कामयाबी से हमकनार किया। यूएफए चैंपियंस लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज ये थे वो मुकाबले जिनकी हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं पहले लिवरपूल के मैच की बात कर लूँ, क्योंकि हमने उस दिन भी बात की थी कि
लिवरपूल मुझे लग रहा है कि शायद वो मोमेंटम क्लॉप वापस लेकर आ रहे हैं, जो कि वो पिछले कुछ सीजन्स में बड़े कंसिस्टेंट रहे उस मोमेंटम के साथ। ज़रूर बात ये थी कि ट्रांसफर्स उन्होंने नहीं की उस तरह से, बट इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द टीम। हसन, कैसा देखा आपने लिवरपूल की परफॉर्मेंस? आई थिंक वो जो पिछला सीजन था, नॉट इवन पिछला सीजन का जो स्टार्ट था, क्योंकि आप देखें कि लिवरपूल 30 साल बाद टाइटल जीता था, वो एक और वो भी मतलब डिलेड टाइटल, कोविड की वजह से 3-4 महीने डिले हो गया, उसका जो मेंटल एग्जॉस्शन उसकी होती है उससे वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल किया। फिर कोविड नहीं था और लिवरपूल जब से मतलब एनीवन जो 80 से भी देख रहा है, वो लिवरपूल को ये भी डिफाइन करता है, लिवरपूल अपने होम क्राउड से भी बड़ा उनको एनर्जी मिलती है एंड देयर स्टाइल ऑफ प्ले इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो अब फैंस भी वापस आ गए हैं और ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हैं पिछले सीजन का जो फर्स्ट हाफ था, थ्रू इंजरीज एंड अदर रीजंस, वो ऑलमोस्ट एक रेस्ट बन गया लिवरपूल के लिए, क्योंकि उससे पिछले दोनों सीजन उन्होंने सिटी के साथ कम्पीट किया, 95+ दोनों सीजन पॉइंट हासिल किए, और सिटी की टीम जो कि उनसे बहुत ज़्यादा डीपर है, बहुत ज़्यादा उनका बड़ा स्क्वाड है। लिवरपूल की 11 स्पेशली जो फ्रंट 3 है वो तो रेगुलरली यही खेलते हैं। तो अब एथलेटिको भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है इस सीज़न, इवन तो लास्ट ईयर ला लीगा जीते थे, लेकिन वो भी मतलब लड़खड़ाते हुए जीते थे, क्योंकि उनके 8-10 पॉइंट की लीड थी जो बस वो सर्वाइव कर गए थे एंड ऑफ द सीज़न तक। और कल के मैच में यही था कि लिवरपूल ने जो इंटेंसिटी स्टार्ट में दिखाई, जो उनकी प्रेसिंग थी, जिस तरह से उन्होंने ऊपर से चढ़ाव किया एथलेटिको के खिलाफ, वहाँ पे दे हैड द एडवांटेज। फिर ग्रीजमैन का कमबैक वंस सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ में, और फिर उनका रेड कार्ड जो बेसिकली जो ग्रीजमैन का रेड कार्ड था उस वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। वंस दैट हैपेंड तो इट फेल्ट लाइक कि मतलब एक ट्रेनिंग ग्राउंड सा गेम बन गया, अटैक वर्सेस डिफेंस टाइप। क्योंकि और ग्रीजमैन का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ग्रीजमैन 1 साल पहले कहते हैं कि जी मैं कहीं नहीं जा रहा, पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं कि मैं एथलेटिको रह रहा हूँ, उससे अगले साल वो फिर बार्सिलोना चले जाते हैं, तो और साल 2 बाद वापस आ जाते हैं। तो जब 2-3 हफ्ते पहले उनका डेब्यू हुआ था तो होम फैंस ने उन्हें बू किया था। तो अब ये ग्रीजमैन के पास मौका है टू अर्न देयर लव एंड रिस्पेक्ट बैक। तो 2 गोल तक तो वो ठीक था, वंस द रेड कार्ड हैपेंस तो फिर वो दोबारा से वो जो कन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स है वो आएंगे इनके सामने। बिल्कुल होगा। सना, क्या ऐड करना चाहेंगी? और स्पेशली फैक्ट कि आइकॉन प्लेयर कभी कभार आपकी सारी चीज़ें टर्न अराउंड कर देते हैं, और हमने इसी शो में पहले भी बात की है कि मो सलाह जो लेकर आते हैं लिवरपूल के लिए या फुटबॉल के लिए, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। और मुझे अभी सबील जो हमारे कंटेंट राइटर है उन्होंने बताया कि 9th कंसेक्यूटिव गोल मैच है जिसमें उन्होंने कंसेक्यूटिव स्कोरिंग की है, और स्टीफन जेरार्ड का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो यही होता है जब कोई बड़ा प्लेयर निकलता है किसी भी टीम पे, उसका इम्पैक्ट जो क्रिएट होता है ना, उस वजह से वो बड़ा प्लेयर होता है, नॉट बिकॉज कि उन्होंने कितने गोल्स कर रहे हैं, पर उन गोल्स का इम्पैक्ट उस टीम के ऊपर कितना हो रहा है। तो उठा दी है परफॉर्मेंस लिवरपूल की, और अपनी ग्रेटनेस दोनों दिखा रहे हैं, इधर से ये दिखा रहे हैं और फ्रांस से फिर मेसी। आप मैंने नोट किया जब भी सलाह की बात आती है आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये मतलब अच्छा है कि आपकी फेस का ग्लो जो है ना, इस वक्त जो मैं इंटरेस्टेड हूँ ये है कि अब भी रिसेंटली रिपोर्ट्स में आना शुरू हो गई हैं कि सलाह का नया कॉन्ट्रैक्ट 400,000 पाउंड अ वीक का वो करेंगे साइन, और उस पर थोड़ा रिएक्शन आ रहा है कि 30 साल का होने लगा है वो। हमने ऑलरेडी देखा है लाइक ओबामेयांग के साथ देखा, हज़ार्ड के साथ देखा कि 30s में जाके जब फिजिकलिटी वो प्लेयर्स की नहीं रहती, तो काफ़ी टीम्स हैं जो जिनका पैसा ज़ाया हुआ है। इवन ओजिल और बेल का भी रियल मैड्रिड के केस में आप वो कह सकते हैं। तो लेकिन अब अगर आप 2 महीने पहले भी बात करते तो कि सलाह को जितना वो मांग रहा है उतना कॉन्ट्रैक्ट लिवरपूल को देना चाहिए कि नहीं, तो मेजॉरिटी यही कहती नहीं, 5वें साल अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा 34-35 बाय दैट स्टेज, क्या वो डिजर्व करेगा वो जो उसकी। पाकिस्तान में होते तो A+ कैटेगरी में होते अभी तक तो नहीं, वो फुटबॉल और क्रिकेट का भी फर्क है ना। फुटबॉल में स्पेशली वंस यू गेट इनटू योर 30s, क्योंकि इट्स अ मच मोर फिजिकल गेम, इतनी ज़्यादा मतलब इतनी सेरिब्रल गेम शायद ना हो, लेकिन आपकी फिजिकल डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है। प्रीमियर लीग लेवल के ऊपर ख़ास तौर पर जितनी वहाँ पे फिजिकल गेम होती है वो डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। लेकिन जो सलाह ने पिछले 2 महीने में किया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अब दे फोर्सिंग लिवरपूल के ओनर्स टू साइन दैट। और इसमें मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगती है कि यही जो लिवरपूल के ओनर्स हैं, जॉन डब्ल्यू हेनरी, दे आल्सो ओन बॉस्टन रेड सॉक्स बेसबॉल में। और अभी 2 साल पहले ही रेड सॉक्स के पास रेड सॉक्स वर्ल्ड सीरीज जो उनका सबसे बड़ा टाइटल होता है वो जीते थे, उसका जो बेस्ट प्लेयर था दैट वाज मूकी बेट्स। ही आस्क्ड फॉर आई थिंक $250 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट ओवर एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो वो लॉस एंजलिस चले गए हैं, और अब लास्ट ईयर लॉस एंजलिस जीती थी, ही वॉज देयर बेस्ट प्लेयर। तो अब इनके लिए भी शायद ये भी प्रेशर हो कि ऑलरेडी, और वो रेड सॉक्स की फैन बेस जो है उनके खिलाफ हो चुकी हुई है ओनरशिप के खिलाफ।
तो शायद ये भी हो कि वो नहीं चाहते कि लिवरपूल की फ़ैन बेस के खिलाफ हो जाए, बिकॉज सलाह जितना इस वक्त सलाह बिलावेड है लिवरपूल के इस जनरेशन में, मेरा नहीं ख्याल शायद ही कोई प्लेयर हो। शायद ही को ये तो मेरे ख्याल से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लिवरपूल की अगर आप प्लेयर्स की बात करें, लेजेंड्स की बात करें, तो आई थिंक मो सलाह ने वो जगह बनाई है जो कोई और प्लेयर इससे पहले तक नहीं बना सका। जेरार्ड की डेफिनेटली का रिस्पेक्ट जरूर जो थी। रहे हैं वो लाइक यू लुक एट जेरार्ड या कीगन डालग्लिश, मोस्टली ब्रिटिश प्लेयर्स ही रहे हैं हिस्टोरिकली, स्पेशली लाइक एन अरब प्लेयर इन इंग्लैंड वो वाला उस तरह का इक्विवेलेंट हमने पहले कभी नहीं देखा। ना मेसी के लिए कितना इंटरेस्टिंग था कि वो गोल स्कोरिंग फॉर्म में वापस आए, क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा डिबेट इस वक्त यही चल रहा था कि पीएसजी जाकर वो उस तरह से एडजस्ट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। तो जब आप गोल स्कोरिंग फॉर्म में आ जाते हैं वापस, तो शायद वो मोमेंटम वापस आना शुरू हो जाए। बिल्कुल, और मोमेंटम ज़रूरी भी है मेसी के अपने लिए भी, टीम के लिए भी। और 7 मिनट में 2 गोल्स और क्रूशल गोल्स जहाँ पे आप अपनी टीम को बराबर करें और फिर लीड पे लेके जाएं, आई थिंक ये कैरेक्टर दिखाता है एक प्लेयर का। और मैं साथ साथ ये भी कह रही हूँ कि अगर उस सलाह के पास एनालिस्ट हो हसन जैसा, तो मेरे हाथ से पर वीक की 10 मिलियन की और भी ऑफर करवा सकता है अगर उसको बता दे रेड सॉक्स के बारे में। हाँ वो नहीं, आई एम श्योर कि जो इनके एजेंट्स हैं उनको सब अंदाजा है और उस लिहाज से उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। और लाइक अगेन वो जो नंबर्स आते हैं सॉर्ट ऑफ मुझे हंसी आती है। पाकिस्तान में हम कई दफ़ा कहते हैं जी आजकल बहुत ज़्यादा पैसा हो गया क्रिकेट में, लड़के ख़राब हो गए वो। तो अभी मैं कल ही देख रहा था एक और स्पोर्ट्स में याद है, बेन सिमंस को उन्होंने प्रैक्टिस में जान नहीं मारी, बिल्कुल मतलब कि हाफ हार्टेडली प्रैक्टिस करते जेब में फ़ोन भी रखा हुआ था। तो उनको डिसइंटरेस्ट होने पे उनको फाइन जो किया दैट वाज $1.4 मिलियन। तो मैं सोच रहा था कि हमारा पीएसएल का टीम का या बिग बैश में टीम का सैलरी कैप जितना होता है उससे ज़्यादा का उनको फाइन हुआ है। तो लाइक जब आप डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात करते हैं यू हैव टू रिमेंबर कि लाइक स्टेक्स कितने डिफरेंट हैं। बिल्कुल, फुटबॉल पे जरूर जिस तरह हमने बात की, हमने ये जरूर कहा था कि हम थोड़ा सा टाइम अगर हुआ तो हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पर भी बात कर लेंगे। और अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की भी बात करें तो उस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, उसको देखते हैं और फिर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आज से आगाज हो गया है। पहले राउंड में खैबर पुख्तनख्वा और नॉर्दर्न की टीमें इकबाल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। सिंध और बलोचिस्तान इकबाल स्टेडियम, जबकि सेंट्रल और सदर्न पंजाब मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने हैं। फर्स्ट 11 टीमों के दरमियान 31 मैचेस पर मुश्तमिल इवेंट के पहले 5 राउंड फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में होंगे, जिसके बाद टूर्नामेंट 24 नवंबर से कराची मुंतकिल हो जाएगा। 5 रोज पर मुश्तमिल फाइनल 25 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए तमाम वेन्यूज में दाखिला मुफ्त है। जी, ये थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की अपडेट जो आपने देखी कि मैचेस अब शुरू हो चुके हैं। हसन, बलोचिस्तान सिंध की बात कर लेते हैं पहले। तकरीबन 246 रन बना चुके हैं, 2 खिलाड़ी उनके आउट हैं। आपकी मैं अब कह देता हूं कि आपके भी एक किस्म के आपको लगा कि ये फाइंड है बलूचिस्तान के लिए। बंगलज़ई की बात करें तो 28 पर खेल रहे हैं, हारिस सुहेल जो वो 14 पर खेल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि इमरान भट्ट ने 104 रन बनाए, इमामुल हक 3 रन शॉर्ट थे अपनी सेंचुरी के। या वो हम जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि लंच तक तीनों मैचेस में एक भी विकेट नहीं गिरी हुई थी। तो ऑब्वियसली थोड़ा सीज़न का भी है, स्टार्ट ऑफ द सीज़न है, अक्टूबर है, उस तरह से फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं मिलती। लेकिन मैं ये भी शायद देख रहा था कि अगर आप ए टीम और नेशनल टीम दोनों के में आपने फास्ट बॉलर्स निकाल दिए हैं, लाइक वो फर्स्ट क्लास नहीं खेले, तो काफ़ी बैट्समैनों के पास मौका है टू स्टेप अप एंड लाइक यहाँ पे काफ़ी वो रन्स अपने इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग अटैक्स उतने तगड़े नहीं हैं जितने एक फुल स्ट्रेंथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शायद हो। आप क्या ऐड करना चाहेंगे? मुझे तो बैट्समैन बहुत ही अच्छी फॉर्म में, बैटर्स अगर आप देखें तीनों मैचेस हाँ 104 उन्होंने कर लिया, मामूल हक भी 97, अच्छी बात है, फॉर्म में वापस नजर आ रहा है। बस यही बात है कि जब आपके 2 टीम्स, 2 से भी ज़्यादा टीम्स, क्योंकि कोविड रेसिपीज की वजह से सब जगह पे रिजर्व्स गए हैं, पाकिस्तान ए में भी, शाहीन में और वर्ल्ड कप में, तो आपकी क्रीम तो बहुत सी जा चुकी है। तो यहाँ पे रन्स बनाने थोड़े ईजी भी हो जाते हैं, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम द बैटर्स, पर यहाँ पे रन्स बनाने आसान भी हो जाते हैं। तो क्रिकेट की क्वालिटी ऑब्वियसली थोड़ी सी नीचे जाएगी इस वजह से, बट ऑफ कोर्स वो लोग सब भी नेशनल ड्यूटी पे हैं। अच्छी चीज़ ये है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अब ऐसे मौसम पे होती है और ऐसे वेन्यूज़ पे होती है कि मैचेस कंप्लीट हो जाते हैं। आज से 2-3 साल पहले तक लाहौर में खिला दी जाती थी नवंबर में और मैच ही कंप्लीट नहीं होता था। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। लास्ट ईयर सारे मैचेस टीवी पे आए थे, इस दफ़ा कम है। आई थिंक वो एक चीज़, वो तो खैर वर्ल्ड कप की वजह से थोड़ा सा, हाँ जी, लेकिन उसके बाद भी आई थिंक इतनी कवरेज पूरी तरह से अभी डोमेस्टिक की नहीं है, बट आई थिंक उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि आप भी अक्सर फ्रेंचाइज क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं कि जिस तरह हम देखते थे कि PSL में फ्रेंचाइजीज की
मीडिया एक्टिविटीज़ जो हैं या पोस्ट मैच या डे के एंड पर बड़ी अच्छी वीडियोस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह की चीज़ें आती थी, वही चीज़ हमने पिछले सीजन से देखी कि कायद आज़म ट्रॉफी में भी रेप्लिकेट होना शुरू हो गया। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि आप हमेशा बात करते हैं, आप किसी भी चैनल पे कोई भी शो लगा लेंगे, बात हो रही होगी डोमेस्टिक क्रिकेट की विदाउट एनी आइडिया के मतलब कि उसमें जो डे टू डे चैलेंजेस क्या हैं, जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें बता देते हैं वो वही हैं जो एक्टिव प्लेयर जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हों। आप अगर किसी से बात करें जो मतलब कि 15-20 साल से जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, डजंट नो कि अभी वाली जो पिछले 5 सालों में जो डोमेस्टिक में चेंजेस आए उसमें क्या फ़र्क आया, क्या चेंजेस आए, किस तरह से है। तो आई फील लाइक कि वहाँ पे आपके प्लेयर्स को दमसेल्व्स जो है वो मतलब एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा नैरेटिव्स बनाने के लिए, लेकिन कई जो नैरेटिव्स हैं वो मतलब ऑलमोस्ट एक बासी हो चुके होते हैं, लेकिन वो चूँकि हर बंदा कह रहा होता है तो वो दोहराए जाते हैं। तो दैट इज़ समथिंग जो मतलब, और फिर दूसरा ये है कि हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने प्रोमिनेंस देनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस को खिलाओ और ये सब कुछ, ये सब नैरेटिव का हिस्सा होता है। तो उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को भी उस नज़र से देखें जिस तरह से PSL या नेशनल टीम को देखा जाता है। कि अगर आप PSL या नेशनल टीम में देखेंगे तो आप कोई बंदा 50 भी करेगा, उसकी 50 करने के तरीके पे, उसकी स्पीड के ऊपर, सब के ऊपर एक डिस्कशन होगी, एक डिबेट होगी, वो क्रिकेट की एंगल से देखा जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रॉफी की बात करेंगे तो फिर अगर कल को कोई कहेगा कि जिसने 800 रन किया, वो ये नहीं देखेगा कि 800 रन में से कितने स्पिनर्स के खिलाफ थे या 800 रन में से कितने तगड़े बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ थे। तो इसलिए मैं जो स्टार्ट जिस बात से किया था कि अभी एक तो मौका है प्लेयर्स के साथ, मतलब आपके जो भी प्लेयर्स यहाँ पे परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि यार नहीं इतने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक्स में नहीं थे। लेकिन फ्रॉम अ बैट्समैन पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने इस वक्त रन्स फुल ग्रीडी होना है, रन्स बटोरने में देख रहा था कई खिलाड़ी जो 50s करके आउट हो गए। आई वांट गाइस इस वक्त जो स्टार्ट ऑफ द सीजन है टू स्कोर 150, 200, 100 से भी ऊपर जाएं, वो मतलब लंबी इनिंग्स खेलें और वो ठीक है एंड ऑफ द उनके दादा शुमार जो सीजन के एंड पे होंगे उन पे बड़ा फायदा होगा। लेकिन वो जो एक लालच वाली बात है ना, वो आई फील लाइक कि हमारे बैट्समैन में कई जगह पे कमी दिखाई देती है मुझे, और दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो बाबर आजम की मुझे बहुत बिल्कुल ठीक। हसन, टाइम हमारे पास इतना ही। हसन एंड सना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आप सबसे मुलाकात होगी कल और डिफरेंट चीज़ों को फिर डिस्कस करेंगे और वर्ल्ड कप पर भी बात करेंगे। मेरी और टीम स्पोर्ट्स 360 की तरफ से खुदा हाफिज़।